हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं राजू खान आज इतना जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं। एक वीडियो में का निचोड़ पूरा हिंदी का निचोड़ लेकर आए हैं। जितना भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछेगा, इस वीडियो के बाद आपको दूसरा चीज पढ़ना नहीं पड़ेगा। ना तो मॉडल पेपर देखना पड़ेगा, ना तो कोई वीडियो देखना पड़ेगा, ना कोई क्वेश्चन आंसर देखना पड़ेगा। बस ये लास्ट वीडियो देख लीजिए। और इससे पहले अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं, ये वाला वीडियो, तो सबसे पहले आप वहां जाकर देखिए। पहला वीडियो ये है। इससे क्या होगा, आप जितना क्वेश्चन उसमें लिखाए हैं आप देख सकते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे यह फायदा होगा कि हम जो भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। आपको ये बात पता होगा, दही वाली मगम्मा में एक बुढ़िया रहती है और बुढ़िया को क्या करते हैं, उसकी सास से झगड़ा हो जाता है और झगड़ा होता है, दोनों अलग अलग रहने लगती है। और उसमें वो अब तरीका कौन सा अपनाते हैं वही बात करेंगे। देखिए तो बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, बहुत बहुत ज्यादा। ठीक है, आइए। बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बच्चे को माध्यम बनाया, और बोला कि तुम दादी के पास चले जाओ, दादी तुमको लाए मिठाई पेरा देती है ना, मेरे पास आया तो टैंग तोड़ देंगे। तो क्या किया, बच्चे को माध्यम बनाया, जाओ 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 दादी के पास। और बच्चा क्या हुआ, दादी के पास चला जाता है और दादी उसको पाकर खुश हो जाती है। धीरे धीरे बच्चा और दादी में घुलन मिलन होने लगता है और आपस में सास बहू आपस में फिर मिल जाती है। आंसर देखिए इसका क्या है कि बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बच्चे को माध्यम बनाया। ठीक है, उसने अपने बच्चे को सिखाया कि तू अपने दादी के पास चला जा। ठीक है, दादी के पास चला जाओ, दादी तुमको क्या देती है, लाई मिठाई देती है। ठीक है, वह तुझे मिठाई पेड़ा तथा लड्डू देती है ना, हमारे घर कदम मत रखना। वो अपने बेटे को बोल रहा है, तुम मेरे घर पे कदम मत रखना, यहां पे तुम दादी के पास चले जाओ, हमारे घर कदम मत रखना। बच्चा दादी के पास चला जाता है, दादी पोते को पाकर बहुत खुश हो उठी और वह धीरे धीरे सास बहू की दूरी समाप्त हो जाती है। यह कहानी पूरा हम पढ़ा चुके अच्छी तरह से। एक रंगप्पा रहता है, एक मगम्मा रहता है। मगम्मा कौन है, मगम्मा जो है सास है, बहू का नाम है नजम्मा। बहू का नाम क्या है, नजम्मा, और सास का नाम है मगम्मा। और उस गांव में जुआरी एक लंपट लुच्चा रहता है जिसका नाम है रंगप्पा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया ना। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बच्चे को माध्यम बनाया और बोला तुम दादी के पास चले जाओ, दादी तुमके लाए मिठाई सब देता है। तो बच्चा चला जाता है और दोनों आपस में मिल जाते। क्वेश्चन नंबर दो देखो मेरे प्यारे दोस्त, क्या है कि रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा, मगम्मा माना सास, ठीक है, बुढ़िया, वह मगम्मा से क्या चाहता था। देखिए मगम्मा जो रहती थी बरसों से दही बेचती थी। ठीक है, ये जो मगम्मा है बरसों से बुढ़िया दही बेचती थी और उसी का बहू था नजम्मा। और रंगप्पा कौन था, उसी के गांव का जुआरी लुच्चा लंपट व्यक्ति। और वो चाहता था क्या, ये क्वेश्चन नहीं, क्या मगम्मा कौन था और रंगप्पा कौन था और मगम्मा से क्या चाहता था। रंगप्पा और मगम्मा में संबंध ये था, रंगप्पा गांव का लुच्चा बुरा आदमी, जुआरी लंपट लुच्चा कुत्ता कमीना जो बोल सकते वैसा आदमी था। जुआ तुआ खेलता था, दारू पीता था। और वह सोचा क्या कि सास और बहू में जब झगड़ा हुआ है, सास बहू के झगड़ा में हम बीच में क्या करें। देखिए सास और बहू के बीच में जो झगड़ा हुआ है, इसका मौका फायदा कौन लेना चाहता था, रंगप्पा। ये जुआरी लंपट था,
ठीक है। और ये सोच रहा था कि मगम्मा से इस कुछ कर्ज मांग लेता हूं। सास बहू का जो झगड़ा हुआ है, मगम्मा से हम कुछ कर्ज मांग लेता हूं। और वो क्या कर रहा है, कर्ज किसी लिए लिया था, जुआ खेलने के लिए। अब बताइए, दिमाग लगाइए, कोई जुआ खेलने के लिए पैसा लेगा तो फिर रिटर्न होगा, और गांव वाले को भी कहेगा तो कहेगा किस लिए पैसे दिए हो, तो कहेगा जुआ खेलने के लिए। तो उसका फैसला भी नहीं हो पाता था। और दूसरा बात है क्या, वह अवैध संबंध भी बनाना चाहता, गलत उसका नजरिया था। ठीक है, आइए आंसर देखते हैं कि रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। याद करने की जरूरत नहीं है, याद ऐसे ही हो जाएंगे। अगर कहीं पे लाइट की वजह से नहीं दिखता होगा तो हम बोल रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। यह बहुत खुश हो उठी यहाँ पे जो है, ठीक है, लाइट हुआ। आइए, रंगप्पा कौन था और मगम्मा से क्या चाहता था। आंसर है इसका उत्तर, रंगप्पा मगम्मा के गांव का ही जुआरी और बुरा व्यक्ति था। ठीक है, जुआरी, लंपट, लुच्चा आप लिख सकते हैं, बुरा व्यक्ति था। वह मगम्मा से जुआ खेलने के लिए कर्ज में रुपया लेना चाहता था। हम बोले ना, मगम्मा से चाह रहा था रंगप्पा क्या, मैं कर्ज में कुछ लूं, रुपया, और जुआ खेलने के लिए। वह भली भांति जानता था कि मगम्मा अपने बहू बेटे से अलग रहती है। वह रंगप्पा जानता था, ये रंगप्पा जानता था कि बेटा और बहू सबसे, और सास मां सब क्या है, अलग अलग हो गया है। और इससे अभी हम कर्ज लेंगे, मौका का फायदा ले लेते हैं, और कर्ज लेंगे तो कोई हमको बोलबो नहीं करेगा। यहां देखिए क्या है, बहू बेटे से अलग रहती है। रंगप्पा मां बेटे के झगड़ा का पूरा लाभ उठाना चाहता था। वो जो झगड़ा हुआ था उसका पूरा लाभ उठाना चाहता था, तथा इसके अलावा वह मगम्मा के साथ अवैध गलत संबंध भी करना चाहता था। रंगप्पा गांव का जुआरी लुच्चा व्यक्ति था और मगम्मा से चाहता था कि वो कर्ज ले ले, और कर्ज लेकर वो क्या करना चाहता था कि जुआ तुआ खेलेंगे, दारू तारू पी लेंगे, बस मस्ती करेंगे। इसीलिए कि माँ बेटे से क्या हुआ, झगड़ा हुआ है। झगड़ा हुआ तो कोई बोलने वाला भी नहीं हुआ। एक बेटा था उसका, और किसी कारण बस झगड़ा हो गया था। वो अपने बच्चे को मार रहा था, ये डांट दी, बुढ़िया कहे बुढ़िया चुपचाप रहो, और बेटा और माँ में झगड़ा हुआ था, सास में। आइए, क्वेश्चन नंबर 3, लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति कैसी थी। अब बताते, ध्यान दीजिएगा। ढाते विश्वास चैप्टर जो है, ढाते विश्वास, उस चैप्टर की ये जो है मेन रोल अदा करने वाली औरत थी। ठीक है, लक्ष्मी। इसके पति कहीं कलकत्ता में काम करते थे, और वो जो पैसा भेजते थे उससे इसका घर का क्या कहता, भरण पोषण नहीं हो पाता था। लक्ष्मी, ठीक है, कलकत्ता में काम करते थे इसके पति, उससे इसका भरण पोषण नहीं हो पाता था। 1 बीघा इसके पास क्या था, जमीन था, खेत था, और वो भी होता था क्या, कभी बाढ़ के कारण पूरा पानी आ जाता था खेत में, खत्म फसल। कभी सुखाड़, ऐसा धूप होता था कि वर्षा नहीं दे रहा है, पूरा सूख गया। पहले के जमाना में इतना नहीं था, बोरिंग तोरिंग ये सब नहीं था, पानी नहीं पटा पा रहे हैं, जिसके कारण फसल बर्बाद, पैसा बर्बाद, जो उसमें लगाता था सब कुछ बर्बाद हो जाता था। कभी बाढ़ के कारण, कभी सुखाड़ के कारण, फिर भी हिम्मत नहीं आते थे, हर साल कुछ ना कुछ उसमें लगा देते थे। तो इसकी पारिवारिक स्थिति कैसी थी, ये क्वेश्चन है ना। इसकी पारिवारिक स्थिति बहुत दयनीय थी। इसके जो पति कलकत्ता में काम करते थे, उससे इसका घर का जीविका, इसका घर का भरण पोषण नहीं हो पाता था, जिसके कारण यह लड़की, यह लक्ष्मी तहसीलदार साहब के यहां, कहीं लिखेंगे, तहसीलदार साहब के यहां छीट फूट काम करती थी। अब छीट फूट काम क्या हुआ कि गई, झाड़ू पोछा बर्तन ये वो साफ सुथरा कर देती थी, जिससे वो तहसीलदार साहब वो क्या करते थे, उसको कुछ रकम दे देते थे, कुछ खाने के लिए सामान जो बचता था दे देते थे, उससे उसका घर का जीवन यापन चलता था। आइए देखिए, लक्ष्मी एक गरीब महिला थी, जिसके पति कलकत्ता में रहकर कहीं नौकरी करते थे। मेरे दोस्त, कॉपी कलम लेकर लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है।
लक्ष्मी एक गरीब महिला थी जिसके पति कलकत्ता में रहकर कहीं नौकरी करते थे। उसके पति जो पैसा भेजता था उससे बच्चों के साथ लक्ष्मी का भरण पोषण संभव नहीं हो पाता था। मैंने बताया ना, उसके पति जो पैसा भेजते थे उससे उसका घर का भरण पोषण नहीं हो पाता था। उसके पास मात्र 1 बीघा खेत था जो प्राकृतिक प्रकोप के कारण उसमें हल चलवाने के पैसे जो चला जाता बेकार चला जाता था। ठीक है, बेकार चला जाता था। उसके पास जो 1 बीघा खेत था वह भी प्राकृतिक प्रकोप के कारण उसमें जो हल चलवाते थे उसका पैसा बेकार चले जाता था। कभी बाढ़ आ जाता था तो कभी सुखाड़ के कारण खत्म हो जाता था। अतः तहसीलदार साहब के यहां काम काज करके वह जीविका चलाती थी। उसका बड़ा बेटा अच्युत बताते हैं, जब इसके घर के पास, इसका घर दिलेही बांध के बगल में था। इसका घटना बहुत जबरदस्त है। आप ये पूरा कहानी सुनिएगा ना, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, आप नहीं देखें तो जाके देखिए तो रोज आइएगा। ढाते विश्वास बहुत जबरदस्त घटना है। और ये लक्ष्मी का घर बांध के किनारे रहता है। और होता है क्या है, बाढ़ जब पूरा आ जाता है अपने बेटे को भेजता है, बड़ा बेटा अच्युत को, यहां लिखा है ना अच्युत, अपने बड़े बेटे को भेजता है अच्युत को कि जाओ बेटा तुम भी बांध बांधने के लिए। गांव के सभी लड़के गए हैं, गांव के सभी लोग गए हैं, तुम भी जाओ बांध बांधने। और ये चले जाते हैं। ऐसा बांध का उबाल रहता, इतना उबाल रहता है, यह बेटा वही बाढ़ में ध्वस्त हो जाते, दह जाते। कहां जाते पता नहीं। और जाते जाते भागते भागते ये बहुत दूर चली जाती है। और वहां एक गाछ पर के किनारे, जब चौपाल के किनारे बैठ जाती है, इसका जो एक बच्चा रहता है वो भी दह जाता है। इसका घटना बहुत जबरदस्त है। अभी जस्ट थोड़ा सा इसका क्वेश्चन आंसर हमको कराना है, पूरा क्वेश्चन बताना नहीं है। तो क्या होता है, उसका बड़ा बेटा अच्युत, 2 बेटियां तथा एक नन्हा मुन्ना अपने स्वयं खुद अपना भरण पोषण की सारी जिम्मेवारी जो था उसी पर थी। अतः लक्ष्मी की पारिवारिक स्थिति बहुत दयनीय थी, बहुत दयनीय थी। ठीक है, समझ में आ गया। लक्ष्मी कौन थी? लक्ष्मी एक गरीब महिला थी। उसके पति कलकत्ता में काम करते थे। वो जो पैसा भेजते थे उससे इसका घर का जीविका नहीं चल पाते, क्योंकि उसका बड़ा बेटा, छोटा नन्हा मुन्ना 2 बच्चा और खुद, इससे घर का जीविका नहीं चल पाता था, भरण पोषण नहीं हो पाता था। तो वह लड़की तहसीलदार साहब के यहाँ छीट-फूट काम करती है। और जो छीट-फूट काम करते हैं उससे जो पैसा मिलता है और ये अपना घर का जीवन यापन करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। ओके, इसको अब अच्छी तरह से आप लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि मां मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं, यहां पर लिखा है क्यों नहीं, ठीक है, क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी। ध्यान दीजिए, मंगू, मां ने अस्पताल में क्यों नहीं मंगू को भर्ती कराना चाहती थी। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को हम आंसर पहले समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मां मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी? क्या रीजन था कि मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना उसकी मां नहीं चाहती थी? देखिए, मंगू 12 वर्ष की लड़की थी और बचपन से गूंगी थी, बोल नहीं पाती थी, और बहरी भी थी, सुन भी नहीं पाती थी। अब सोचिए, जो लड़की बोल नहीं पाती है, सुन नहीं पाती है, तो उसका इलाज कैसे हो पाता? अस्पताल में। और सबसे बड़ा रीजन था कि उठना बैठना खाना पीना, मतलब अपना बाथरूम जाना, पैसा, ब्रश त्रश सब कुछ उसकी मां करती थी। A to Z अपने पास सुलाती थी और टाइम टाइम पे खाना खिलाती थी। कब मंगू को भूख लगे, कि वो बोल भी नहीं पाती थी, गूंगी थी कि मुझे भूख लगा है, और सुन भी नहीं सकती, उसको खाना खाने के लिए बोल रहा है भूख लगा है, कुछ भी नहीं। बचपन से गूंगी थी और क्या थी? बहरी थी। वो अस्पताल में
इसलिए भर्ती करना नहीं चाहती थी उसकी माँ। मंगू को अस्पताल में भर्ती इसलिए नहीं करना चाहती थी, वो उसकी माँ सोचती थी कि अस्पताल में इसको भर्ती करेंगे तो वहां के कर्मचारियों पर विश्वास नहीं था, वह अस्पताल में डेट कर जाएगी, ये अपने से खाना नहीं मांग पाएगी, अपने से कोई चीज नहीं कर पाएगी, बाथरूम जाना ये वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, इसलिए इसका देखभाल अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा और मर जाएगी वो। आइए देखिए आंसर है कि मां को अस्पताल के कर्मचारियों पर विश्वास नहीं था, वह बराबर यही सोचती थी कि जन्म की पागल और गूंगी मंगू को अस्पताल में अच्छी तरह से देखभाल नहीं हो सकेगी और वहीं उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए मंगू को उसकी मां अस्पताल में भर्ती करना नहीं चाहती है। और होता है क्या कि उसके बेटे उसकी बहू की जबरदस्ती के कारण, गांव वाले के जबरदस्ती के कारण, तुम ही इसको पागल की है, तुम ही इसको गूंगी की है, ये अपने सब कुछ कर सकती है, जबरदस्ती इसको क्या कहते हैं अस्पताल में भर्ती कर देते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन यही है कि मेट्रन, वहां का जो नर्स थी, डॉक्टरनी थी, मेट्रन थी। अगला जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 5। मेट्रन ने मां को कैसा आश्वासन दिया? उसकी मां रोने लगती है और बोलती है कि मेरी बेटी का अच्छा से देखभाल कीजिएगा, ये कीजिएगा, वो कीजिएगा। तो मेट्रन जो थी, मेट्रन वहां की डॉक्टर नर्स थी, ठीक है। आश्वासन कैसा देती है मां को, सुनिए। मेट्रन ने मां को आश्वासन देते हुए कहा कि आज तक आप मंगू की मां थी, पर जब इसे अस्पताल में छोड़कर जा रही है तब आज से मैं इसकी नई मां हूं। मेट्रन ने आश्वासन देते हुए उसकी मां को बोली कि आज तक आप इसकी मां हो, लेकिन आज के बाद मैं इसकी नई मां हूं, आप चिंता बिल्कुल ना करें, मैं इसका अच्छी तरह से देखभाल करूंगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बात? तो यही बोली किसने, मेट्रन ने मां को आश्वासन देते हुए कहा कि मैं आज से इसकी नई मां हूं, आप किसी बात की चिंता ना करें, आज से मैं इसकी नई मां हूं। लाइट की वजह से अगर कहीं नहीं दिखता होगा तो मेरी आवाज से, और क्वेश्चन जो हम लिखाए हैं उसको आप लिख लीजिए, हम जो बोलते जा रहे हैं उसको आप लिखते चले जाइए। ओके, तो क्वेश्चन है कि मेट्रन ने मां को कैसा आश्वासन दिया? मेट्रन ने मां को आश्वासन देते हुए कहती है कि चिंता ना करें, बिल्कुल चिंता ना करें, आज से मैं इसकी नई मां हूं, इसका देख रेख करना मेरी जिम्मेवारी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 नगर की है। एक लड़की रहती है और बचपन से नहीं 12 वर्ष की थी जब बचपन से उसको एक रोग था। 12 वर्ष की एक लड़की है, पपाती कौन थी? ठीक है, पपाती नगर चैप्टर का है। ठीक है, वर्णिका का सबसे इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा, जितना बोले उतना कम, ये वीवीआई क्वेश्चन। पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? नगर चैप्टर का है। पपाती एक 12 वर्ष की लड़की थी और उसको बचपन से ही मेनिंजाइटिस था। देखिए दोनों क्वेश्चन क्या है, मंगू को बचपन से क्या था, गूंगी और बहरी थी, लेकिन पपाती को कौन सा बीमारी थी? मेनिंजाइटिस। ठीक है, मेनिंजाइटिस एक बीमारी थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? शहर उसका देख रेख करने के लिए लाया गया था। और उसकी मां जो थी बल्ली अम्माल अनपढ़ थी, पूरा टिप्पा छाप। वहां पे कभी भी जाइएगा आप अस्पताल, देखिएगा सभी कमरा एक जैसा होगा, सभी कमरा एक जैसा रहता है, लेकिन कमरे के ऊपर पे लिखा रहता है फिजियोथेरेपी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सब कुछ उस पे लिखा रहता है, लेकिन सबका कमरा एक जैसा रहता था। बड़े हॉस्पिटल में गई है, उसकी मां टिप्पा छाप रहती है, दिन भर चक्कर काटते रहती है, इसको यहाँ जाओ वहां जाओ, ये करो वो करो, दिन भर। फिर वह बेचारी घूम के घर आ जाती है, फिर सुबह 6 बजे निकलती है, उसके बाद फिर अस्पताल जाती है, बड़े अस्पताल। और वहाँ क्या होता है, वहाँ लाइन पे लगे हो, वहाँ लाइन पे नहीं लगे हो, यहाँ करो, उस काउंटर पे जाओ,
आप बस उसको ट्रिप पे जाते हैं तो पूछते क्या रोग है, तो ये रोग है। तो आप अल्ट्रासाउंड पे क्यों आ गए हो, तो आप जाओ एक्सरे में। अब एक्सरे पे जाओ तो यहाँ एक्सरे पे क्या कर, मतलब इसको चढ़ाते पागल कर देती है। ठीक है, किसको, पपाती को, नहीं सॉरी, पपाती की माँ को। पपाती तो रोगी रहती है, 12 वर्ष की रहती है। बीमारी क्या है, मेनिनजाइटिस्ट। पपाती को बीमारी था मेनिनजाइटिस्ट, और मंगू बचपन से क्या थी, पागल थी, गूंगी थी। लेकिन ऑब्जेक्टिव में आएगा उसका दोनों का आयु क्या है, संजोग देखिए, खुदा न खास्ता इसका भी आयु 12 वर्ष, उसका भी आयु 12 वर्ष। आइए देखिए आंसर क्या है कि पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। पपाती मुनांडी पट्टी, मुनांडी पट्टी एक गांव था। मुनांडी पट्टी गांव की एक बल्ली अम्माल की, उसकी मां का नाम है वल्ली अम्माल। वल्ली अम्माल की 12 वर्षीय पुत्री थी। ठीक है, उसकी तबीयत खराब थी। तबीयत खराब ना थी, हम बता रहे हैं, उसको बीमारी था। ऑब्जेक्टिव के लिए बीबी आई ऑब्जेक्टिव है, कौन सा था, मेनिनजाइटिस्ट। उसकी तबीयत खराब थी, अतः उसे बड़े अस्पताल में दिखाने के लिए शहर लाई गई थी। लेकिन एक क्वेश्चन इसमें यह भी पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा, कि बल्ली अम्माल अपने घर का रास्ता खोज ना पाई, क्यों। तो घर का रास्ता मतलब कहने का तात्पर्य है, जब बड़ा हॉस्पिटल में गई थी ना, इसको पता ही नहीं था कौन सा गेट किधर है, क्या है, कहाँ पे क्या होता है, मेरी बेटी कहाँ है, किधर से लेकर जाए। अपना अस्पताल मतलब जो गेट कमरा है ना, खोज ही नहीं पाती थी, क्यों, मूर्ख थी। और कोई किसी से पूछने में भी उसको शर्म आता था, क्या बोले क्या पूछे, मतलब घबराती थी किसी से पूछने, इसीलिए बार बार इधर से उस रूम में घुस जाती थी, इस रूम में घुस जाती, इस रूम में घुस जाती, वो पूछने का हिम्मत भी नहीं करती थी, क्या बोलेंगे लोग, डांट देंगे तब। इसीलिए कभी जब क्वेश्चन आ जाएगा कि अपना जो कमरा नहीं ढूंढ पाई, रास्ता नहीं ढूंढ पाई, क्यों, तो लिख दीजिएगा। तो पपाती कौन थी, पपाती मुंडांडी पट्टी के रहने वाली बल्ली अम्माल। बल्ली अम्माल की 12 वर्ष की पुत्री थी, जिसे मेनिनजाइटिस बीमारी हो गया था और बड़े अस्पताल में दिखाने के लिए शहर लाई गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सीता अपने ही, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार दीजिए, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा वीवीआई है। सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती थी, कैसे, ध्यान दीजिएगा। जब सीता, सीता यहां सीता है, वो सीता नहीं है, राम भगवान वाला नहीं, ध्यान दीजिए क्वेश्चन कितना है। सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती थी, क्यों। सीता के जब पति मर जाते हैं, सीता को 3 बेटा रहते हैं, ठीक है, 3 बेटा, कैलाश, बिज्जू और नारायण। कैलाश, नारायण और बिज्जू, ठीक है, 3 बेटा और क्या होता है, जब इसके हस्बैंड मर जाते हैं, अर्थात तीनों बेटा का जब उसका पिता मर जाते हैं, ये इस बुढ़िया को, इस औरत को कोई बेटा नहीं मानते हैं, और क्या करते हैं, अपनी ही घुटन महसूस कर रहा है। रीजन इसका पीछे का कि एक एक महीना का पाली बांध देते हैं, आज इसके यहां, कल इसके यहां, ऐसे घुमाते रहता था। मान लीजिए 1 2 3, 1 महीना हुआ, धक्के मार के निकाल देती थी, कि एक दिन बेसी भी नहीं होने देता था। ये मान लीजिए कि कैलाश हुआ, ये हुआ नारायण हुआ, ये बिज्जू हुआ, कभी कभी बिरजू भी होगा, लेकिन ध्यान दीजिए बिज्जू ओरिजिनल चीज था, बिज्जू किताब में। याद देखिए, कैलाश बड़ा बेटा नारायण और बिज्जू, ठीक है। कैलाश 1 महीना का पारी बांध देता था, वह मां आ जाती थी, ये बीच में है सीता, घूम रही है, चक्कर काट रही है, ठीक है। सीता क्या हुआ, कैलाश के यहाँ 1 महीना का पाली खाना खाया, खाना खाने के बाद ये आ जाती थी कहां, नारायण के यहाँ, और नारायण के बाद ये 1 महीना के बाद बिज्जू के पास, बिरजू के पास जो बोल सकते हैं या करके, और फिर बिरजू के पास से चली जाती थी कैलाश के पास। ऐसे घुटन महसूस करती थी, और सबसे बड़ा घुटन महसूस ये करती थी कि उसको रूखा सूखा जो होता था मां को खाना दे देते थे। और सबसे ज्यादा तकलीफ महसूस घुटन कब हुआ, ये फिर एक दिन बिना पंचायती बैठाया, सबसे बड़ा बेटा कैलाश ने दोनों भाइयों को बुलाया, बोला कि मां को तो हम चाय पिला देते हैं, मैं सब दिन पिलाता रहूंगा जब तक मां रहेगी, लेकिन आज के बाद 1 महीना को जो पाली बना है, अब किसी के यहां मां नहीं खाएगी, अब मां खुद बना के खाएगी, लेकिन उसके लिए
50 50 50 रुपया सभी भाई दे देंगे, 150 रुपया हो जाएगा। कितना? 50 50, ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान दीजिएगा, 150 रुपया हो जाएगी और 150 में मां का अच्छी तरह से गुजर बसर हो जाएगा। अपना साबुन लाएगी, कपड़ा खींचेगी, खाना ताना खा लेगी। 150 पुराना जमाना की बात बोले, 150 में इसका भरण पोषण हो जाएगा। और इस माँ का कलेजा टूट जाता है, यार तुम सूखा रोटी खिलाता था, जो बनाता था वही खाते थे, लेकिन इस बुढ़ा में इस उम्र में हम अपने से रोटी बना के कैसे खाएंगे। इसीलिए उसको अपने घर में सबसे ज्यादा घुटन महसूस हो रहा था। सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती थी। क्यों? पूरा सार हम बता दिए। आइए आंसर देखते हैं। सीता के पति मरते ही घर की स्थिति एकदम दयनीय हो जाती है। भाइयों में भेदभाव उत्पन्न हो गया। ठीक है। और एक दिन बताते हैं क्या कंडीशन है कि नारायण की, जब बिरजू के यहां सीता रहती है, उसकी सास मतलब नारायण की मां, तो ये जो क्या करते हैं, बिरजू के यहाँ रहता है कौन, सॉरी रहती है उसकी माँ। तो नारायण के बेटा का था बर्थडे, और बर्थडे में केक लेकर गई थी कि जाते हैं माँ जी को खिला देंगे। केक और रसमलाई सब था। उधर से बिज्जू की पत्नी आगे कहती है अपने आप को होशियार बनती हो कि अमीर हो अपने घर में, यहाँ रसमलाई लेकर आती हो, हम मेरे घर में सूखा रोटी रहेगा या जो रहेगा हम खिलाएंगे, तुम्हारे घर जाती है तो सूखा रोटी खिलाती है, लेकर जाओ, घूम के लेकर जाओ, घुमाकर भेज देते। मतलब इतना भेदभाव झगड़ा झंझट पूरा चलता था। तो आइए, मां की देख रेख, सॉरी फिर से पढ़ते हैं। सीता के पति मरते ही घर की स्थिति एकदम दयनीय हो गई थी। भाइयों में भेदभाव उत्पन्न हो गया। वह केवल पति और पत्नी संतान में ही सिमट गए। मां की देख रेख एवं भरण पोषण के लिए तीनों भाइयों, ठीक है, तीनों भाइयों ने एक एक महीने का पाली बांध लिया। हमने बोला ना कि एक एक महीने का पाली बांध लिया था। आज इसके यहाँ खाना है, इसके यहाँ एक एक महीना, एक दिन भी ज्यादा नहीं होता था। ठीक है, एक एक महीने का पाली बांध लिया। सीता किसी भी बेटे के साथ रहती है तो उसकी अंदर की आत्मा दुखित रहती है। पूरा कहानी हम पढ़ा चुके हैं। अगर जब देखना है, अगर आपके पास टाइम है तो जाइए, पूरा कहानी हम पढ़ा चुके हैं इसका। ठीक है, उसकी आत्मा दुखित रहती है। बहुओं की कड़वी बातें, सबसे खराब थी उसकी बहू, मतलब इस तीनों की पत्नी सबसे ज्यादा चुड़ैल थी। ठीक है, इसी कारण स्थिति डगमगा गया उसका घर का। बहुओं की कड़वी बातें उसे चुभती रहती थी, एनी टाइम गाली गलौज करती रहती थी बुढ़िया को। सीता अपने ही संतान से आज अलग हो गई है। यही कारण है कि सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है। ठीक है, सीता अपने ही घर में घुटन इसलिए महसूस करती है कि बहुओं की बातें कड़वी रहती थी। इसी कारण उसका आत्मा दुखित रहता है, किसी के पास खुशी नहीं रहता है। और उसका जो छोटा छोटा पोता रहता था ना, पोती रहती है ना, वो कहती दादी माँ सब दिन मेरे ही पास रहो, इसके पोते दादी माँ मेरे ही पास रहो, कहाँ जाती हो चाचा के पास, क्यों जाते हो बड़े पापा के पास, मेरे ही पास रहो। इसके पास आते थे, ये बोलते थे, इसके बोलते। उसकी माँ, उसकी दादी सोचती थी बच्चे को समझ है, लेकिन इस सब बड़े आदमी को समझ नहीं है। बच्चे बोल रहे दादी मेरे ही पास रहो सदा के लिए जब तक रहेगी, लेकिन उसकी माँ इतना विषैली थी, वो उसको भेज देते थे और बच्चे को डंगा नहीं लगते थे अगर जब ऐसा बात उसका बच्चा बोलती थी। तो ठीक है, तो समझ में आ गया सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। इसको अच्छी तरह से आप लिख लीजिए। अगर किसी चीज का नहीं दिख रहा है तो हम बोलते थे, आप लिखते चले जाइएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिए। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं।
विडंबना मतलब तक आजकल की बुराइयां। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? इसका लेखक जो है श्रम विभाजन, जाति प्रथा, भीमराव अंबेडकर। मतलब लेखक इस विडंबना की बात करते हैं कि आज के इस युग में भी जहां नहीं दिख रहा है हम बोलेंगे वहां लिखा जाएगा, ठीक है। लेखक इस विडंबना की बात करता है कि आज के इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। वे कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं, बताते हैं। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, कहते लेखक आज की किस विडंबना की बात करते हैं? आज भी जाति प्रथा के पोषकों की कमी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि आज देखिए वे कई आधारों पर इसका समर्थन करता है, हर एक आधारों पर इसका समर्थन करता है। चाहे कोई भी कुछ आधार ले लेगा, चाहे कोई भी बात को ले लेगा और उसका समर्थन करेगा। चाहे कोई भी कास्ट करे, अगर उसका यूनिटी है तो वो यूनिटी में इसका बात करेगा और इसके यूनिटी में इसका बात करेगा। समझ रहे हैं? कोई भी आधार रहे उससे उसको लेना देना नहीं है, गलत है या सही है उसको कोई लेना देना नहीं है, और उसी को हाँ हाँ कर लके यही होता है। तो मतलब क्या था? वे कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। उनके अनुसार जाति प्रथा और श्रम विभाजन, जाति प्रथा मतलब क्या है? जो जाति प्रथा चल रहा है। श्रम विभाजन मतलब क्या था? काम को बांटना। श्रम विभाजन मतलब है काम का बंटवारा करना। एक ही सिक्के के दो पहलू है। उस इंसान के अनुसार, जो इंसान ये सोच रहे हैं कि जाति प्रथा ही अच्छा चीज है, ये है वो है, वो क्या करते हैं? जाति प्रथा और श्रम विभाजन को एक सिक्के के ही दो पहलू समझता है कि एक ही है, लेकिन नहीं। आप दिमाग लगाइए, जाति प्रथा और श्रम विभाजन क्या एक है? ऐसा करता है कि नहीं? कि जाति प्रथा के अनुसार काम को बांटता, श्रम ना काम होता, विभाजन बांट देता है। ऐसा भी होता है कि नहीं? यस या नो? हाँ होता है। बताइए, जो डॉम है उसको काम अलग दे देते हैं, जो अदर जात का है अदर काम दे देते हैं। जो मतलब हम क्या बोल रहे हैं, सब जाति में अपने काम को डिपुट कर दिया है कि तुम ये है तो यही काम करेगा। जो ठाकुर है वो मतलब बाल ही काटेगा, मतलब हर एक जाति में डिपुट कर दिया। जाति प्रथा और श्रम विभाजन एक ही सिक्के के दो पहलू है। किसके अनुसार? जो इसका समर्थन करता है, लेकिन नहीं, अलग अलग है दोनों चीज। आइए अब देखिए, इन्हीं सोच के कारण आज भी जातिवाद, जिसका ये ऐसा सोच है कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन एक ही सिक्के के दो पहलू है, उसके अनुसार जातिवाद की भावना हमारे समाज में फल फूल रही है। ठीक है, हमारे समाज में जातिवाद की भावना फल फूल रही है। इन्हीं सोच के कारण कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन एक ही है, इसी के कारण मेरे समाज में फल फूल रहा है, बढ़ रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी है? एकदम कारण बना है। उसका सबसे बड़ा है कि एक ही चीज में बांध दिया है, उसको दूसरा काम भी आता है तो नहीं। अगर हम सैनुल मतलब ठाकुर है तो अगर सैनुल में बाल काट रहे हैं तो उसमें आदमी आए अथवा नहीं आए, आदमी आएगा बाल कटने तब ना मेरा पैसा होगा, और उस पैसे से मेरा जीविका चलेगा, घर का भरण पोषण होगा। और मान लीजिए आदमी ही नहीं आएगा तो कैसे बाल काटेगा? तो अगर उसमें हम डिपुट कर दिया, एक काम में बांध दिया है, तो वो बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और बहुत बड़ा कारण है बेरोजगारी का। और क्या बोलते, उससे भूखमरी भी हो जाएगा। भूखमरी होगा कि नहीं होगा? मान लीजिए कोई सैलून खोल दिया है, आदमी ही नहीं आएगा, एक भी ग्राहक ही नहीं आएगा, तो बताइए भूखमरी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। डॉम सब है, अगर वो सूप या डलिया कुछ भी बन रहा है, लेकिन अगर दूसरा काम करना स्टार्ट कर देगा, लोग उसको नहीं करने देता है। क्या रोज लोग डलिए और सूपे खरीदने जाएगा? वो भी तो बेरोजगारी का कारण है। उससे उसका जीविका चल सकता है, बड़ा आदमी नहीं बन सकता है। जीविका चलना मतलब क्या हुआ? डेली खाना पीना छोटा हल्का फल्का, बस इसी को कहता है जीविका। देखिए बेरोजगारी का प्रमुख कारण है जाति प्रथा।
जाति प्रथा, भीमराव अंबेडकर साहब कहते हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसी बनी हुई है। आंसर है, उत्तर है, जाति प्रथा का दूषित प्रभाव लोगों को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देते हैं। एक ही पेशे में क्या करते हैं, बांध देते हैं, भले ही वह पेशा उपलब्ध हो या नहीं हो, भले ही वो पैसा उपलब्ध इंसान के पास हो या नहीं हो, लेकिन तुमको उस पैसे में बांध देते हैं। ठीक है, परंतु उससे बंधे होने के कारण हमें भूखे मरना पड़ता है। सच या झूठ? अभी बताए ना, जब रोजगार चलवे नहीं करेगा तो वह भूखे मरेगा। ठीक है, उससे बांधने के कारण हमें भूखे मरना पड़ता है। आज के उद्योग धंधों में भी उतनी बेरोजगारी नहीं है जितनी जाति प्रथा के कारण है। क्या गजब का सेंटेंस लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। आज के उद्योग धंधों में भी उतनी बेरोजगारी नहीं है जितनी जाति प्रथा कारण बेरोजगारी हो चुका है। ठीक है, ऐसी स्थिति में यदि पेशा ना बदला जाए, जो हम बोलते जा रहे हैं आप नोट करते जाइए, लिखते जाइए, और नहीं जहां पे दिख रहा है हम बोल रहे हैं वहां लिख लीजिएगा। ऐसी स्थिति में यदि पेशा न बदला जाए तो जाति प्रथा अवश्य ही बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। इस कंडीशन में यदि आपको नहीं हो पाता है तो आप पेशा को बदल दीजिए। फॉर एग्जांपल, हम टीचिंग कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे बच्चे को, 2टा बच्चा है, कोचिंग बरकट का खोल दिए है, बेंच डेस्क सब कुछ लगा दिया, लाइट बिजली बिल सब कुछ, और बच्चा आए ही नहीं पढ़ने के लिए, 1 भी 2 3 4 5 आए, उससे 2 3 4 से मेरा जीविका नहीं चलेगा। उसके बाद हम अपना पेशा चेंज कर देंगे, दूसरा काम करना स्टार्ट कर देंगे। वही बात है कि पेशा ना बदला जाए तो जाति प्रथा है आवश्यक ही बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। खोखा किन मामलों में अपवाद था, बताते हैं। सेन साहब का 5 बेटी थी, ठीक है, 5 पुत्री थी, और ना उम्मीद का तारा था खोखा, जिसका नाम है कासू। क्या नाम है? कासू। खोखा का नाम था कासू। ना उम्मीद का तारा था, अर्थात इसका जब बाप बूढ़ा हो गया था, ठीक है, बूढ़ा हो गया था, उस टाइम खोखा का जन्म हुआ था। 5 पुत्री के बाद एक बेटा का जन्म हुआ जिसका नाम था खोखा। अब तो खोखा किन मामलों में अपवाद था? यह घर के नियमों के साथ साथ जीवन का भी अपवाद था। ठीक है, घर का नियम क्या हुआ, उसकी 5 बेटी थी, यदि हंसती थी तो सेन साहब और मिसेज सेन उसको डांटते थे, शांत रहो, क्यों हंस रही है, क्या कर रही है, क्या काम है, चुप रहो। मतलब उसको हर एक बात पे डांटना। घर से बाहर निकलेगी तो वो पूछ के निकलेगी, हंसबो करेगी तो पूछ के हंसना। तो ये तो कठपुतली थी घर की। ठीक है, घर की कठपुतली थी। जैसे कठपुतली को यहाँ उठा के यहाँ रख दो, यहाँ उठा के यहाँ रख दो, यहाँ जैसे नचाना नचाओ, वैसी थी उसकी 5 बेटी। लेकिन जब खोखा का जन्म हुआ, उसका बेटा का जन्म हुआ, उसके आंखों का तारा बन गया वो। अरे जो भी काम करना, और कुछ एक बार क्या हुआ, इसके यहाँ मदन नाम का एक लड़का था, गिरधर लाल इसके यहाँ काम करते थे, किरानी का। कहानी सुनाते हैं मिसेस सेन और खोखा के बारे में। इसके यहाँ किरानी या काम करता था गिरधर लाल, उसका बेटा का नाम था मदन। मदन जब आता है, ऐसे चमचमाती कार आती है, 7,500 की चमचमाती कार, उस काला जैसा, उसको ऐसे कार को छूता है मदन, एक गरीब लड़का। वो सेन साहब कहते हैं, मालिक कहते हैं, अरे गिरधर लाल इधर आओ। वो आते हैं, कहते कि तुम्हारा बेटा वहां देखो कार को छू रहा है। वैसे सब बच्चे आगे चल के चोर बनता है, लुक्कर बनता है, देखो कार को कैसे देख रहा है, कैसे छू रहा है, ऐसे छू रहा था तो बोलता था कि तुम्हारा बेटा आगे चलकर चोर बनेगा। उसके बाद क्या करता है, बच्चे को खूब जाकर अपने बेटे को कहता है, काहे लाया है तुम यहाँ, जाओ घर, ऐसे वैसे डांट के उसको भेज देते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या करता है, खोखा जाता है ये लड़का, और खोखा ने क्या करता है, वो गाड़ी का हेडलाइट थोचक देता है। अब सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जब मदन ने कार को छुआ तो बोल दिया कि तुम्हारा बेटा चोर बनेगा आगे जाके, लेकिन जब खोखा ने उसका हेडलाइट तोड़ा तो उसका बाप क्या बोलता है, बोलना चाहिए ना उसको, लेकिन बोलता है मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा।
मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। क्योंकि उस हेडलाइट के अंदर देख रहा था कि क्या वो तार है, वो क्या कर रहा है, अंदर में देख रहा है कि तो कितना तार किसमें जुड़ा है, इंजीनियर बनेगा मेरा बेटा, ऐसा मानसिकता था। तो वो अपवाद था लड़का। देखिए खोखा किन मामलों में अपवाद था? खोखा साहब, सेन साहब एक अमीर आदमी थे। खोखा उनके बुढ़ापे के आंखों का तारा था, इसलिए मिसेज सेन ने उन्हें काफी छूट दे रखी थी। अतः खोखा जीवन के नियम मतलब ना उम्मीद का तारा, उम्मीद नहीं था उस टाइम में जन्म हुआ था, ठीक है। अतः खोखा जीवन के नियमों के साथ साथ घर के नियमों का भी अपवाद था, उल्टा पुल्टा काम करते रहता था, ठीक है। 5 बान के बाद एक लड़का हो, 5 बेटी के बाद एक लड़का खोखा। देखिए जिसका नाम था कासू। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहां हो सकते हैं? लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहां हो सकते हैं? लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन भारतीय ग्रामीण जीवन में हो सकता है। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन गांवों में हो सकता है, क्योंकि गांवों में इसीलिए हमने बोला, ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए, भारतीय ग्रामीण संस्कृति सच्चा भारत निहित है, क्योंकि सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना ग्रामीण जीवों में कूट कूट कर, ये देखिए वर्ड कूट कूट कर भरा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान समझिएगा, किसी का घर भी बन रहा है ना तो यहाँ 10 आदमी देखेगा ऐसे, हाँ हाँ इन्हें 10 सीमेंट इन्हें बालू दीजिए। गांव में रोड बनेगा, सब लोग देखने के लिए मार करने लगता है कि या फिर कहीं पे जेसीबी आ जाए, किरान आ जाए, कोई गाड़ी आ जाए तो उसको देखने के लिए पागलपन हो जाता है। यहाँ कूट कूट के सच्चा प्रेम भरा है। अगर किसी से झगड़ा हो रहा है, छुड़ाने के लिए रेडी होगा, 10-20 आदमी हो जाएगा। लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता है। सुबह उठना, 9 बजे हुआ ऑफिस गया, उधर से 5 बजे 6 बजे घर आएगा, किसी से कोई लेना देना नहीं। घर बन रहा है, जैसे भी आ रहा है कि आग लग गया है, कोई किसी से लेना देना नहीं है, वहां कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए सच्चे भारत का दर्शन कहां पे होता है? गांव में होता है। यहाँ देखिएगा ये कूट कूट के भरा है, दूसरे के काम में भी वो देखेगा और अपना टाइम पास करेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं, इसको पूरी तरह अच्छी तरह से लिखते जाइए। अब आगे हम बता रहे हैं, लिख लीजिए इसको अच्छी तरह। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है? अतीत जो बीत गया, भविष्य जो आएगा। चलिए, भारत किस तरह के अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, इस क्वेश्चन को आंसर इसका देखते हैं। भारत अतीत और भविष्य को जोड़ता है क्योंकि यहां मानवीय जीवन का प्राचीनतम ज्ञान विद्यमान है, ठीक है। यहां की भूमि प्राचीन इतिहास से जुड़ी हुई है। यहां की भूमि प्राचीन इतिहास से जुड़ी हुई है। पहले के जमाना में, अभी क्या करते हैं कि हम लोग लंदन, अमेरिका, जहां जहां विदेश जाते हैं पढ़ने के लिए, जाते हैं यूक्रेन टुकड़े, रशिया। लेकिन पहले के जमाने में प्राचीनतम, पहले क्या लिखा है? प्राचीनतम। पहले क्या करता था? पहले चीन, अमेरिका सबके लोग यहाँ पढ़ने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय पहले के विदेश सबके लोग यहाँ पे आते थे। फयान, इत्सिंग सब आते थे। मेगास्थनी जाए थे यूनान से, यूनान का राजदूत। लेकिन अभी उल्टा हो रहा है। तो मानवीय जीवन का प्राचीनतम ज्ञान विद्यमान है। यहाँ की भूमि प्राचीन इतिहास से जुड़ी हुई है। यहाँ की संस्कृत भाषा द्वारा विश्व को चिंतन करने की ऐसी धारा में अवगाहन का अवसर मिलता है। मतलब है यहाँ की जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, विज्ञान, जो भी हो, जितना भी हो लैंग्वेज, सबसे प्राचीन भाषा मेरा क्या है? संस्कृत है। ओके, अब कहता है अतः यह बीते हुए कल और आने वाले समय, आने वाले कल को, मतलब जो बीत गया, पहले बोल दिया। अतीत मतलब होता है बीता, और आने वाले भविष्य में आने वाले। क्या मतलब है? अतः यह बीते हुए कल और आने वाले समय को जोड़ने का प्रयास करता है। बताइए कि जो इतिहास हमने पढ़ा है, क्या उसको छोड़ देंगे? नहीं। इतिहास में जो इतिहास घटा है और भविष्य में
क्या होगा, उस दोनों को जोड़ता है, कनेक्टिंग करता है। कैसे कनेक्टिंग कर रहा है? भारत आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। क्या उसको हम भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे, लेकिन आने वाले भविष्य तक नहीं भूलेंगे। दोनों को कनेक्टिंग करके जोड़ा रहता है। क्यों? अगर क्यों इतिहास पढ़ाया जाता है? बच्चे को मन नहीं लगता इतिहास में। इतिहास इसीलिए पढ़ाया जाता है कि आप सतर्क रहो कि अंग्रेज ने कैसे भारत को बेवकूफ बनाया था, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में किया था, और धीरे धीरे यहाँ के बेवकूफ लोगों को धीरे धीरे अपने जाल में फंसा के और भारत पे 200 साल तक राज किया था। इसीलिए इतिहास पढ़ाया जाता है, उस चीज को मत भूलो। तो आने वाले बीता हुआ कल और आने वाले समय को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन जबरदस्त है। लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं? लेखक किसी विषय के भूले हुए उद्गम, जो भूल गया है इतिहास में, जस्ट बताएं। लेखक किसी विषय के भूले उद्गम स्रोत तक पहुंचने को उसका वास्तविक इतिहास मानता है। कि मान लेते हैं कि अगर यहाँ कोई चीज हड़प्पा की सभ्यता खोद रहे हैं या कुछ चीज को, अगर पहले ऐसा था ऐसा, उसी को भूले हुए उद्गम तक, स्रोत तक पहुंचाने को उसका वास्तविक इतिहास मानता है, क्योंकि वहीं से उस विषय की मौलिकता, उसका विकास तथा शाखाओं प्रशाखाओं तथा जीवन मूल्य ज्ञात होता है तथा उसका अध्ययन फलदायी है। उसका अध्ययन बहुत जरूरी है, क्योंकि सपोज दैट हमने अभी जहाँ पे पढ़ा रहे, अभी यहाँ पे हम खोदेंगे, अगर कोई चीज निकल जाए अंदर में, मंदिर या कोई मटका, तो पहले सोचेंगे ओ यहाँ कुछ था, तो उससे क्या होता है, हमको पता चलता है, अध्ययन उसका चलता है कि यहाँ पे कुछ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे आया, कैसे उपस्थित हुआ? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब जो है, वो जो लेखक थे, उसको उसकी छोटी बेटी ने पूछ देता है, पापा छत पे सोया रहता है, ऐसे तारा देख रहा है, ऐसे देख रहा है, पापा ये नाखून क्यों बढ़ते हैं? उस दिन से उसके सोचने का विषय बन गया ये बात। सही बोल रही है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, और इस पे एक चैप्टर लिख दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब। तो देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न एक दिन लेखक के छोटी बेटी ने उससे पूछ दिया। लेखक की छोटी बेटी ने उससे पूछ दिया। उस दिन से यह प्रश्न लेखक के सामने क्या हो गया, सोचने का विषय बन गया। ओके चलिए अगला देखिए। नाखून बार बार मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? नाखून को मनुष्य बार बार क्यों काटता है? ठीक है, मनुष्य जो है हमारे नाखून को बार बार क्यों काटते हैं, क्वेश्चन है। इसीलिए काटते हैं कि पहले मानव क्या था, वनमानुष था, क्या पशुता का प्रतीक है नाखून, और इसी पशुता को हटाने के लिए बार बार क्या करता है, नाखून को काटते हैं। आपको पता होगा, इस चैप्टर में आप पढ़े होंगे कि नाखून, बड़ा बड़ा बाल, ताली, पशुता का प्रतीक। हम सब वनमानुष से जन्म लिए हैं, चिंपांजी बंदर से, हम लोग बंदर हैं, बंदर का एक प्रजाति है, पढ़े होंगे। मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? आंसर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। नाखून पशुता के प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार काटा जाता है वह उतनी ही बार जन्म लेती है। ठीक है, नाखून जितना बार आप काटिएगा उतना बार जन्म लेती है। और मनुष्य है कि वह अपने से पशुता को निकालकर सच्चे अर्थों में मनुष्य बनना रहना चाहता है। और मनुष्य सोचता है इसको हम काट देंगे तो धीरे धीरे क्या होता है, मेरा पशुता प्रतीक हट जाएगा, मतलब अच्छा नहीं लगने लगता है, जब बड़ा हो जाता है उसमें गंदगी फंस जाता है, खाइएगा सब कीटाणु अंदर। ठीक है, मनुष्य क्या चाहता है, इस पशुता को निकाल फेंकना चाहता है, और सच्चे अर्थों में मनुष्य बनना चाहता है। अतः पशुता के प्रतीक नाखून जब भी बढ़ते हैं तब ही मनुष्य उन्हें काट डालता है। जब भी ये नाखून बढ़ता है मनुष्य उसको काट डालता है। उम्मीद है कि समझ चुके हैं, इसको लिख लीजिए अच्छी तरह से। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, अब 16 नंबर क्वेश्चन देखना है। 16 नंबर क्वेश्चन है, अल्पज्ञ पिता
कैसा जीव होता है? अल्पज्ञ। अल्प मतलब होता है थोड़ा, ज्ञ मतलब है ज्ञान। जिस पिता को थोड़ा सा ज्ञान होता है उस पिता का हालत बहुत दयनीय होता है। क्योंकि अगर कभी कभी उसका बच्चा पूछ दे कि पापा पापा ये पेड़ हरा क्यों होता है, तो उसके पापा का जवाब होता है हाँ ऐसे हो हरा पहले से। पापा पापा ये बल्ब बढ़ता क्यों है, क्यों क्या रीजन है, तो वो बोलते हाँ भगवान है बारी रोल छे। तो अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? वह मतलब अल्पज्ञ में क्या हुआ? अल्प मतलब थोड़ा। जिस पिता को ज्ञान ही नहीं हो उस पिता के उसका स्थिति बहुत दयनीय होता है। बच्चा कुछ भी क्वेश्चन पूछ देगा उसका वो जवाब नहीं दे पाते हैं। चलिए कहता है कि उत्तर कि अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। कैसा जीव होता है? बड़ा दयनीय जीव होता है। बच्चे चक्कर में डाल देने वाले अपने प्रश्नों से अपने अपने पिता को अल्पज्ञ प्रमाणित करते हैं। इसका मतलब हो गया जिस पिता को ज्ञान नहीं होता, इसलिए बार बार कहते हैं बच्चों पढ़ाई पे ध्यान दो। अगर आप पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो आपका बच्चा क्या करेगा? पापा ये पेड़ हरे क्यों होते हैं, पापा ये क्यों होते हैं, पापा वो क्यों, हर एक क्वेश्चन पूछेंगे और आपका जवाब यही होगा भगवान करे छे। उसके पीछे का साइंस का कारण है, बल्ब क्यों बढ़ रहा है उसका भी तो रीजन है ना। लेकिन वैसे सब पिता जवाब नहीं दे पाते हैं। वही क्वेश्चन है अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। बच्चे चक्कर में डाल देने वाले अपने प्रश्नों से अपने अपने पिता को अल्पज्ञ प्रमाणित कर देते हैं। अल्पज्ञ मतलब थोड़ा ज्ञान। बच्चों के जिज्ञासापूर्ण विकट प्रश्नों के समझ पिता जो है असहाय हो जाते हैं। उसके क्वेश्चन जो देते हैं बच्चे, जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका पिता क्या जो असहाय मतलब उसके पास कुछ जवाब ही नहीं पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? मेरा जो देवनागरी लिपि है उसकी स्थिरता कैसे आया? तो देखिए करीब 2 सदी पहले, 2 सदी मतलब 200 वर्ष पहले पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप बने। पहले बनते गया टाइप बनते गया। उसके बाद जब टाइप बन गया उसमें पुस्तकें छपने लगी। जब पुस्तक छपने लगी तो हुआ क्या कि लोग बोलने लगा ओ ये तो अब ठीक हुआ। सपोज दैट कोई चीज बन रहा है, कोई चीज जैसे बल्ब का आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने। जब बल्ब बन रहा था एक बार फेल हुआ, 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे करते करते 999 बार फेल हो गया और लास्ट में हजारों बार में क्या हुआ? बल्ब का आविष्कार हुआ। उसी प्रकार 2 सदी पहले जब टाइपिंग कर रहे थे, टाइपिंग करते उसके बाद जब उसमें टाइप बने और उसमें पुस्तक छपने लगी तो इस प्रकार ही देवनागरी की लिपि में अक्षरों में स्थिरता आ गई। ठीक है, कब? 2 सदी पहले पहली बार देवनागरी लिपि के अक्षर टाइप जो हुआ लिखना स्टार्ट किया और लिखते लिखते जब उसमें जो किताब पुस्तक जब छपने लगी तब उसको स्थिर कर दिया, रोक दिया। अब ऐसा ही पढ़ाई करना है। अगला क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देवनागरी जो लिपि है मेरा इसमें कौन कौन सी भाषा लिखी जाती है। तो इसमें आएगा देवनागरी लिपि में नेपाली, मराठी, संस्कृत और हिंदी। हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। चलिए 19वां क्वेश्चन है परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है? परंपरा का ज्ञान जो लोग साहित्य युग में परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा से प्रगतिशील आलोचना। ध्यान समझिए, परंपरा का ज्ञान किसके लिए? परंपरा का ज्ञान उस इंसान के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, वैसे इंसान को जो साहित्य को बदलना चाहते। फॉर एग्जाम्पल रामायण है, गीता है, महाभारत है, कुरान है। अब उसको क्या करेगा? आज के आधुनिक बच्चा, इधर का जो कोविड-19 का बच्चा, वो क्या करेगा? उसको कहेगा रामायण क्या कुछ है, कुरान क्या, गीता है, उसको नहीं पढ़ेंगे, हटाओ ये। तो उस वैसे इंसान को परंपरा का ज्ञान बहुत ज्यादा आवश्यक है, वैसे बच्चे को। तो क्वेश्चन है कि परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक और क्यों? तो जो लोग साहित्य युग में, इस युग में परिवर्तन करना चाहता है, उसको चेंज करना चाहता है, क्रांतिकारी साहित्य युग रचना चाहता है, अपना साहित्य, अपना बना बनाया साहित्य को रचना चाहता है,
साहित्य युग की परंपरा से प्रगतिशील आलोचनाओं का ज्ञान होता है। इससे साहित्य की धारा को मोड़कर नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट, बिरजू महाराज वाला। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे। पंडित बिरजू महाराज का जबरदस्त कहानी है, हम बताएंगे कभी जब उसका चैप्टर पढ़ाएंगे, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ पढ़ा रहे हैं। तो पंडित बिरजू महाराज जो बजाते थे सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी, तबला भी बजाते थे, इत्यादि वाद्य यंत्र बजाते थे। बहुत टैलेंटेड थे बंदा में, ठीक है, सब कुछ बजाते थे। सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी, तबला इत्यादि सब कुछ बजाते थे। उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं, इसको अच्छी तरह से आप लिख लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। कहते बिरजू महाराज के गुरु कौन थे। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, ध्यान दीजिएगा। बिरजू महाराज के गुरु उसके पापा थे और जज उसकी मां थी। ऑब्जेक्टिव में ध्यान दीजिएगा, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे। शिक्षा जो मिला था बिरजू महाराज को अपने पापा से मिला था और जज जो थी उसकी मां थी, याद रखिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, बिरजू महाराज के गुरु उनके बाबूजी थे, अच्छे स्वभाव के थे, वे अपने दुख को किसी के पास व्यक्त नहीं करते थे, ठीक है। उसी समय बाबूजी की मृत्यु हो गई। बिरजू महाराज को तालीम बाबूजी ही ने दिया था, ठीक है। बिरजू महाराज के गुरु उसके पापा जी थे, उसी ने उसको तालीम दिया था। और गंडा बनवाने के लिए बिरजू महाराज ने अपने पापा को दक्षिणा में, मतलब टीचर न थे, उसके गुरु थे, गुरु दक्षिणा में 500 रुपया दिया था। 500 रुपया, आजकल का बच्चा पैसा देना नहीं चाहता है। गुरु दक्षिणा में बिरजू महाराज ने अपने पापा को दिए थे, अपने बाबूजी को 500 रुपया दिए थे गंडा बनाने। गंडा मतलब क्या होता है, वो बिरजू महाराज तबला पे से नहीं डांस करता है, वही करते थे। और पैर में घुंघरू बांधने के लिए 500 रुपया दिए। कितना? 500 रुपया। अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे। गुरु अपने पापा को मानते थे, जज अपनी मां को मानते थे। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी मां को मानते थे। जब वह नाचते थे तो उसकी अम्मा मतलब माँ जी देखती थी। जब बिरजू महाराज देखिए बताते हैं, जज इसीलिए मानते हैं, जज मतलब क्या, जजमेंट करना। बिरजू महाराज जब नाचता था उसकी माँ उस जगह बैठी रहती थी और देखते रहती थी कि कैसे तुम नाच रहे हो, ऐसे नाचो, ऐसे नाचो, ऐसे नाचो। तब वो उसकी माँ कहती थी नहीं, तुम्हारे बाबूजी इस हाथ को ऐसे करते थे, ऐसे करते थे। तो वो जजमेंट करते थे, ठीक है, इसीलिए उसको जज कहा गया, अपनी माँ को जज माना गया। जब वे अम्मा से अपनी कमी या अच्छाई के बारे में पूछा करते थे, उससे बाबूजी से तुलना करके, उसने क्या करते थे, बाबूजी से तुलना करके इसमें निखार लाने का काम क्या करते थे। कौन? उसकी माँ। हम बोले ना कि जब बिरजू महाराज बिरजू महाराज जब डांस करते थे तो उसकी माँ कहती थी बेटा तुम्हारे बाबूजी ऐसे डांस करते थे, तुम्हारे बाबूजी ऐसे डांस करते थे, तुम ऐसे करो, ऐसे करो। वो एकदम जजमेंट करते थे, अच्छा बुरा में फर्क बताती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्या है, अवन्यो क्या है। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अवन्यो क्या है और वह कहां अवस्थित है। अवन्यो है क्या, वह कहां अवस्थित है। हर वर्ष अवन्यो में कब और कैसा समारोह हुआ करता है। देखिए अवन्यो मध्यकाल में मध्ययुगीन ईसाई मठ है, यह दक्षिण फ्रांस में अवस्थित है। यह कहां पे अवस्थित है, दक्षिण फ्रांस में अवस्थित है। अवन्यो फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र है। अवन्यो है क्या, एक कला केंद्र है, वहां पे कला प्रदर्शन करने के लिए देश विदेश सबसे लोग आते थे, ठीक है। अवन्यो कहां में अवस्थित है, फ्रांस में। अवन्यो कहां में अवस्थित है, फ्रांस में। ये क्या है, ईसाई मठ है, ईसाई मठ है। अवन्यो फ्रांस का एक क्या है, प्रमुख कला केंद्र है रहा। यहां गर्मियों की छुट्टी जब होती है, ग्रीष्मकालीन छुट्टी, तो गर्मियों में
फ्रांस और यूरोप। कौन कौन देश? फ्रांस और यूरोप। याद रखिएगा अबन्यो कहां पे अवस्थित है? फ्रांस में। ईसाई मठ है, लेकिन कौन कौन सा देश उसमें आते थे? फ्रांस और यूरोप के का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह प्रतिवर्ष होता है। फ्रांस और यूरोप के जो आदमी हैं दोनों मिलके वहां एक क्या आता है? रंग समारोह प्रतिवर्ष, हर एक वर्ष गर्मी की छुट्टी में होता है यह समारोह। अगला क्वेश्चन है कि मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था? ध्यान दीजिएगा, संतु बहुत छोटा रहता है और क्या करता है, ऐसे मछली को कुछ छूता है ना, ऐसे हिचकता है। ये चैप्टर ही मछली इसीलिए है कि जो बच्चा मछली को छूने में डरता था कि वो मुझे मछली काट ना ले, ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे भाग जाता था। छूता था मछली देखकर, मछली सॉरी, उस मछली को छूने में डरता था जो बच्चा संतु, वही क्या करते हैं, मछली को पकड़ के लेकर भाग जाता है। इसीलिए इस कहानी बना है मछली। देखिए, मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था? मछली को छूते हुए संतु हिचक रहा था क्योंकि उसे डर लगता था कि कहीं मछली मुझे काट ना ले, मुझे मछली क्योंकि काट ना ले। और कहेगा कि संतु, इसीलिए संतु क्यों नाराज था, इसमें याद रखिएगा क्वेश्चन आ जाएगा संतु क्यों नाराज था, तो याद रखिएगा, लिखिएगा कि संतु इसीलिए नाराज था। संतु है दिया है, संतु इसीलिए नाराज था क्योंकि उस मछली को परकट्ठा पे देखकर जब कटना स्टार्ट हो रहा था, उसको देख के क्या कर रहा, उसको लग रहा था नहीं, एक मछली लेकर इसको हम पालेंगे, कुआं में डालेंगे और डेली कुआं से निकाल लेंगे, फिर मछली को धर देंगे कुआं से निकालेंगे, ऐसा सोच था संतु का। लेकिन क्या होता है, मछली को जैसे परकट्ठा पे कटना स्टार्ट करता है, उसका एक नौकर रहता है भग्गू। भग्गू क्या करता है, मछली को काटना स्टार्ट करता है परकट्ठा पे जब, तो संतु उस मछली को लेकर भाग जाता है, उसके पीछे भागते भागते। देखिए, संतु क्यों उदास हो गया? संतु यह जानकर उदास हो गया कि मछली कुछ देर के बाद कट जाएगी और वह मछली को जीवित पालना चाहता था। हम बोले ना, वह मछली को कैसा पालना चाहता था? जीवित पालना चाहता था। मछली को कटते जानकर कि अब कटने वाला है, यह जानकर वह दुखी हो गया। वह बंदा का सोच था कि मैं, उसके पापा जी 3 मछली लाए थे, उसका वो सोच था संतु का कि मैं एक मछली ले लूंगा और मछली लेकर इसको जीवित रखूंगा, सदा के लिए जीवित रखूंगा। जैसे कछुआ को कुएं में दे देते हैं, बाल्टी से लोग निकालता है, फिर धर देता है, खेलता है, वैसे उसका सोच था कि इस मछली को मैं जीवित रखूंगा, पालूंगा, पोसूंगा, जब मन होगा खेलूंगा, उसमें डालूंगा कुआं में, फिर निकालूंगा, फिर कुआं में 5 मिनट में डाल दूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसके पापा जी क्या कहते हैं, मछली बनाओ, ये करो वो करो, उसका नौकर भग्गू बनाना स्टार्ट करते हैं। वो देख रहा है। जो बच्चा संतु हिचक रहा था मछली छूने के लिए, वही बच्चा मछली को पूरा पकड़ता है, भाग जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं, इसको अच्छी तरह से आप लिख लीजिए।